हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 है मानचित्रण। मानचित्रण इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मानचित्र जो है हमारे लिए यानी कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मानचित्र का क्या प्रयोग होता है, तो आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मानचित्र हमारे जीवन के लिए यानी कि हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं। हम मानचित्र की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, यानी कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसे हम एक जगह से एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं, यानी कि इनकी स्थिति को ग्लोब पर दर्शाया जाता है, जो हमें एक साथ नहीं दिखते। इसीलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से पृथ्वी या फिर उसके किसी भाग का चपटी सतह, चपटी यानी कि समतल स्थान पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। यानी कि एक अनुपात में हम जो स्थान है उन्हें दर्शाते हैं, तो इस अनुपात के प्रदर्शन को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर यानी कि समतल जगह पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गांवों को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। यानी कि हम देख तो ग्लोब पर भी सकते हैं, लेकिन मानचित्र में उनकी स्थिति को अच्छे से दर्शाया जा सकता है। हम विश्व का या फिर इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहे उसे दिखा सकते हैं, यानी कि हम जो भी चाहते हैं उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मानचित्र के प्रकार कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले कौन सा मानचित्र है? भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र जैसे कि पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी उसके प्राकृतिक स्वरूप को कौन से मानचित्र दर्शाते हैं? भौतिक मानचित्र। तो प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आता है यहाँ पर राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक यानी कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो ये किसमें आते हैं? ये थीमेटिक मानचित्र होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, यानी कि उनमें थीमेटिक यानी कि उसमें विषय दर्शाया जाता है कि किसके लिए बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सड़क मानचित्र, यदि सड़क के बारे में जानकारी देनी है, उन्हें दर्शाना है कि कहाँ कहाँ पर बननी है, तो उसे कहते हैं सड़क मानचित्र। ऐसे ही वर्षा मानचित्र या फिर वन कहाँ पर है, उद्योग धंधे जो है वो कहाँ पर लगाने हैं, तो ये सभी जो मानचित्र होते हैं इनकी जो जानकारियाँ प्रदर्शित करते हैं वो सभी थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है भू राजस्व मानचित्र। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई योग्य क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग यानी कि जो जमीन है उसका किस कार्य के लिए कहाँ पर क्या उपयोग किया जाना है, कहाँ पर कार्यालय हैं, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले हम इन्हें देखते हैं। गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है।
गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकते हैं। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा कर इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको इसकी ज़रूरत है। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एटलस कहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटलस किसे कहते हैं। तो जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह यानी कि उन्हें एक जगह एक ही बुक में इकट्ठा किया जाता है उसे, यानी कि बहुत सारे मानचित्र को एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि किसी भी मानचित्र को समझने के लिए उसके कुछ घटक होते हैं तो जिनकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कौन कौन से घटक हैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है, दूरी के बारे में और प्रतीक। तो सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं यानी कि दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। यानी कि पहले गाड़ियां नहीं होती थी तो लोग ऐसे ही पैदल चलते थे और बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी के सहारे जाते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। यानी कि तब उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं था। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। यानी कि जैसे आज हम दिशाओं के बारे में जानते हैं उस तरीके से उन्हें दिशाओं की कोई भी नॉलेज नहीं थी। वे सूर्य की इसके लिए मदद लेते थे। किस तरीके से? उसे उगता देखकर, यानी कि जब सूर्य निकलता था तो पूर्व दिशा को मान लेते थे। यानी कि पूर्व में सूर्य निकलता है और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। यानी कि सूर्य के निकलने पर मानते थे कि ये पूर्व दिशा है और जब सूर्य छिपता है तो कौन सी दिशा में छिपता है? पश्चिम दिशा में। तो इस तरीके से वो पहचान करते थे दिशाओं की। रात के समय लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र संख्या 1.3 में आप इसे देख सकते हैं। तो इसकी मदद से वे बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। तो सूर्य को उगता देखकर पूर्व दिशा का अनुमान लगाते थे, अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा का, ध्रुव तारे को देखकर उत्तर दिशा का। तो इस तरीके से वे दिशाओं को पहचाना करते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक् सूचक यंत्र यानी कि दिशाओं का जो सूचक यंत्र है उसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक् सूचक यंत्र यानी कि कंपास की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तो यहाँ देख सकते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में ये कंपास की जो सुई है ये इस तरीके से रुकती है। मानचित्र में तीर यानी कि एरो द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। किसके माध्यम से? मानचित्र, यदि हम मानचित्र पढ़ रहे हैं तो वहां पर दिशाओं को जानने के लिए देखना है तीर, यानी कि तीर के माध्यम से दिशाएं बताई जाती हैं। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। दाएं हाथ की ओर पूर्व और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। यानी कि यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम दिशा। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसके बीच में कौन सी दिशा है? ये उत्तर पूर्व। यहाँ पर जो है ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम, यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पूर्व है। अब यहाँ पर दूसरा है दूरी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अथवा ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। तो पैमाना या मापक जो है किसे कहते हैं? पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। यानी कि पैमाना या मापक किसे कहते हैं? तो स्थल यानी कि जो जगह है उसकी वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का एक अनुपात होता है, तो उसे पैमाना या फिर मापक कहते हैं। तो आइए समझते हैं
यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा, यानी कि घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, और मानचित्र पर इसे यानी कि 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप मापक का अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए एक मानचित्र का मापक है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है कितना, 100 किलोमीटर का। तो यदि मानचित्र में दो स्थानों क तथा ख के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो हम यहीं से देख लेंगे। 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 100 किलोमीटर को, तो हम यहाँ देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का कितना हो गया, 500 किलोमीटर। तो अतः क और ख स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर है। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी मानचित्र का मापक या पैमाना पढ़िए, फिर उसमें कोई दो स्थान चुन लीजिए, इनके बीच की दूरी को स्केल से नापिए और वास्तविक दूरी का पता लगाइए। अब यहाँ पर देखेंगे मानचित्र में संकेतों यानी कि प्रतीकों का क्या प्रयोग होता है। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटी, पठार आदि। इसीलिए हम इनको मानचित्र में दिखाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, यानी कि जो मानचित्र में प्रतीक होते हैं उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक नीचे दिए गए हैं, चित्र में दिखाए गए हैं। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग और पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो इन सभी के लिए दर्शाने के लिए इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि रेल की पटरी का। उसके बाद है सड़कें, पक्की कच्ची, इनके लिए इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, राज्य या फिर जिला दिखाने के लिए यहाँ पर देखेंगे इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। तो इन सभी को जो है नीले रंग से दिखाते हैं, देख सकते हैं इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो यहाँ पर उनकी जो है प्रतीक बना दिए जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो इनके लिए इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बस्ती या फिर कब्रिस्तान को दिखाने के लिए मानचित्र में इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। पेड़ या घास को दिखाने के लिए हरे रंग का प्रयोग और इस तरीके से प्रतीक बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है योजना या फिर खाका, जिसे हम प्लान कहते हैं। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दिखाने की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई छोटी जगह है और हमें उसे मानचित्र में बड़ा दिखाना है, वो ज़रूरी है यानी कि उसे दिखाना। इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा या फिर किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, यानी कि उसका बाहरी स्वरूप होता है। जैसे कि किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका, खाका यानी कि प्लान। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा बनाना, यानी कि रूपरेखा स्केचिंग कैसे करते हैं। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं, यानी कि एक आइडिया से, अनुमान से रेखाएं बनाकर बता सकते हैं। लेकिन यदि हमें कोई बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी देनी है तो इसके लिए हमें पैमाना प्रयोग करना होगा। तो आइए ऐसी ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर हो।
तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। अगर हम मौखिक रूप से यही बात या निर्देश अपने मित्र को बताएंगे तो वह मोड़ आदि की भूल कर सकता है। अगर हम एक रूपरेखा मानचित्र खींचकर समझाते हैं तो वह कहीं भी पहुंचने में उसे सुविधा होती है। तो मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया था। किसने? मोहन ने श्याम को। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं गया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहां से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर दाएं तरफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मोहन ने किसको बुलाया है? श्याम को। तो इससे पहले मोहन जो है कभी भी श्याम के घर नहीं गया है। तो मोहन ने क्या बताया कि विद्यालय के उत्तरी गेट से। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह है विद्यालय। तो विद्यालय का उत्तर दिशा किधर होती है? ऊपर की तरफ होती है। तो ये उत्तरी गेट है। तो उत्तरी गेट से उसे बाहर निकलने के लिए कहा है और उसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर, दायां यानी कि सीधी ओर। तो यहाँ पर ये सीधी ओर है। सीधी ओर मुड़कर फिर उसे किस तरफ मुड़ने के लिए कहा है? तो किस तरफ मुड़ने के लिए कहा है? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर जो है दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। तो यहाँ पर ये मुख्य सड़क है। ये जो है क्या है? मुख्य सड़क है। उसके बाद क्या बताया है उसने? फिर बाएं मुड़कर, यानी कि अभी वो सीधा मुड़ा था, फिर उसे बाएं यानी कि उल्टा मुड़ना है, उत्तर दिशा की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। तो अब वो बाएं मुड़ गया यहाँ पर। तो बाएं मुड़कर रास्ते में उसने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा। कुछ दूर चलेंगे तो मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मंदिर। उसके बाद उसने बताया कि मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी। तो यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं। फिर यहाँ पर एक चौराहा, तो ये चौराहा है। तो चौराहा मिला। अब वहाँ से फिर बाएं यानी कि उल्टी तरफ मुड़ना है। तो अब जो है यहाँ पर उल्टी तरफ मुड़ गया। उसके बाद वहाँ पर उसे बाजार मिला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बाजार है। तो बाजार के जो बाजार है उसके दूसरे छोर पर, यहाँ पर बाजार स्टार्ट है, इसका दूसरा छोर इधर है। तो दूसरे छोर पर दाएं तरफ यानी कि दूसरी तरफ है, सीधी तरफ है। तो ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ, यहाँ पर मोहन का घर है। तो इस तरीके से जो है अपना उसने मानचित्र बनाकर अपना पता दिया है। अब यहाँ पर है मानचित्र का अध्ययन कैसे करें। एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु यानी कि पैमाना मापक रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है, फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत यानी कि प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थिति किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों यानी कि डिजिटल सिग्नल्स द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या होती है? सुदूर संवेदन द्वारा यानी कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ यानी कि सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होते हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS कहलाता है। अब हम जानेंगे आंकिक मानचित्रण के बारे में। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण
करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो जीआईएस द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकित मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कि कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय की जानकारियों को जीआईएस के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वह दिए गए स्थान के भूमि उपयोग में समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये था आपका पाठ मानचित्र। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि मानचित्र की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, मानचित्र की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.